Hello everyone, welcome to गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ. Hopefully everyone is fine. So guys, अगर आप एक न्यू लर्नर हैं एंड फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन पर भी प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे. लाइफ साइंस से रेलेवेंट आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम वन ऑफ द एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऑल्सो. वहाँ पर आप मुझे CSI UGC नेट लाइफ साइंसेस के लिए फॉलो कर सकते हैं. सिंपली आप मेरा नाम वहाँ सर्च करेंगे तो वहाँ आपको मेरी प्रोफाइल पिक दिखाई देगी जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, दैट इज गुरुमंत्र, ताकि वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट ई बुक्स, नोट्स, लिंक्स फ्री क्लासेस के मिलते रहे. अनअकैडमी पर आई यूज टू टेक मेनी यूनिट्स जो आपकी मदद करती है बहुत सारे लाइफ साइंसेस एग्जाम्स को क्लियर करने में. यूनिट्स का नंबर यहाँ मेंशन है. इसके अलावा भी आई डू टेक मेनी पार्ट्स. बेसिक्स से स्टार्ट करना इज ऑलवेज अ की स्ट्रैटेजी जो मैं अपनाती हूँ. कुछ कोर्सेज पेड कोर्सेज होते हैं, कुछ क्लासेस फ्री क्लासेस होती हैं, कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती है. आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं. अगर आप डिटेल्ड में लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का, जिसके लिए आप सिंपली नेहा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं. करंटली आप देख सकते हैं बहुत सारे लाइफ साइंसेस के कोर्सेज रनिंग है फॉर अपकमिंग एग्जाम. इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप डायरेक्टली मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं. आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर ऑल क्वेरीज, चाहे वो प्लस से रेलेवेंट हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से रेलेवेंट हो, या कोई एक जनरल क्वेरी हो जो कि आपको परेशान कर रही हो. सिंपली आपको नेहा रेफरल कोड यूज करना है ड्यूरिंग टेकिंग योर सब्सक्रिप्शन. अपार्ट फ्रॉम दिस जो फ्री क्लासेस होती है उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो यहाँ मेंशन है. एंड फ्री क्लासेस का स्केड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर. टेलीग्राम चैनल पर आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहेगी. इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस के साथ पोल्स आर ऑल्सो देयर. रेज अ हैंड नया फीचर है जो अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए लाया गया है ताकि रियल टाइम में आप अपने एडुकेटर से बात करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सके. नोटिफिकेशंस आर ऑलवेज देयर अकॉर्डिंग विद द लेक्चर नोट्स. तो ज्वाइन करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें. एंड गुरुमंत्र टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सो दैट आप लोगों के लिए एक ईज रहे. Hello everyone, welcome to गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ. आई एम योर एजुकेटर निधि दुआ. सो गाइस, आज हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द ऑक्साइडेजेबल substances and store this in the form of bond energy. लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने की, एनर्जी को निकालने की कैपेबिलिटी रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं. कहां से? फ्रॉम द ऑक्साइडेजेबल सब्सटेंसेस. ठीक है. स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक ATP कैरीज दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड. द प्रोसेस थ्रू विच ATP इज सिंथेसाइज्ड बाय द सेल. एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आप सेल्स के द्वारा ATP को बनाते हो, आपकी बॉडी बनाती है. और आप बहुत अच्छे से जानते हो ATP कहां पे सिंथेसाइज होता है? इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, एंड ऑल्सो इन क्लोरोप्लास्ट. लेकिन प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है जहां पे आपका ATP का सिंथेसिस हो रहा है? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. सो इट इज नेम्ड फॉस्फोराइलेशन. Photophosphorylation is the synthesis of ATP from the ADP and inorganic phosphate in presence of light. बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हुआ? फोटो मीन्स लाइट एंड फॉस्फोराइलेशन मीन्स कि आपका सिंथेसिस ऑफ ATP. तो लाइट की प्रेजेंस में ATP का सिंथेसिस कहां से? फ्रॉम ADP and inorganic phosphate. When the two photosystems work in a series, जब दो फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 सीरीज के अंदर काम करते हैं, सबसे पहले कौन सा फोटोसिस्टम काम करता है? फर्स्ट फोटोसिस्टम 2 एंड देन फोटोसिस्टम 1. अ प्रोसेस कॉल्ड द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन occurs, right?
तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर आपके पास PS2 एंड PS1 दोनों ही काम करते हैं। The two photosystems are connected through an electron transport chain, जैसे आपने देखा था लास्ट लेक्चर में, जिसे आप Z स्कीम बोल रहे थे। Both ATP and NADPH plus H plus are synthesized by this kind of energy flow। और इस टाइप के एनर्जी फ्लो से आपके पास ATP भी और NADPH भी बनता है। When only PS1 is functional, जब केवल और केवल आपका फोटो सिस्टम 1 फंक्शनल होगा, मतलब फोटो सिस्टम 2 काम नहीं कर रहा, तब द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम एंड द फॉस्फोराइलेशन अकर्स ड्यू टू द साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, while the membrane or lamellae of the grana have both PS1 and PS2, the stroma lamellae membrane lacks PS2 as well as NADP reductase enzyme। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जहां से क्वेश्चन बनने की टेंडेंसी रहती है कि आपके पास ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन है जहां पे PS2 एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होगा। तो वो कौन सी मेम्ब्रेन होगी? द स्ट्रोमा लेमेली मेम्ब्रेन, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, the excited electron does not pass on to NAD plus but is cycled back to the PS1 complex through the electron transport chain। The cyclic flow hence results only in the synthesis of ATP but not the NADPH plus H plus। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो साइक्लिक फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, उससे क्या होता है, केवल और केवल ATP का सिंथेसिस होता है, जबकि NADPH प्लस H प्लस का कोई भी सिंथेसिस नहीं होता। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है वो कब अकर कर जाएगी? ऑल्सो अकर व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर द एक्साइटेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस एक सिंपल पैराग्राफ से आपके पास 3 से 4 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन केवल और केवल तब होगा जब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट आपके पास अवेलेबल होगी, और वो लाइट कितनी होगी, कितनी वेवलेंथ की होगी? बियॉन्ड 680 नैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस। सो इसके अंदर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज, कि एक्चुअल में एटीपी कैसे सिंथेसाइज हो रही है, कहां पे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही सीखना है कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि एटीपी का सिंथेसिस कैसे हो रहा है, एटीपी कैसे बन रही है इन दी क्लोरोप्लास्ट। So the chemi-osmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism। So इसके अंदर हम लोग मैकेनिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। Like in respiration, in photosynthesis too, ATP synthesis is linked to development of proton gradient across the membrane। So ATP का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ कैसे लिंक करता है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसा है। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज ग्रेडियंट। तो सबसे पहले ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ आपको समझना है। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, कहीं भी आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर जहां पे भी वर्ड ग्रेडियंट देखने को मिल जाता है तो आपको सिंपली समझना है कि वहां पे आप लोग डिफरेंस की बात कर रहे हो। नाउ प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो, या फिर हाइड्रोजन, आप मोर एप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर सकते हो कि हाइड्रोजन की जो शिफ्टिंग हो रही है, राइट। दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड्स। देयर इज वन डिफरेंस थ्रू हेयर द प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इज टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जो प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होगा वो कहां होगा? टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन, दैट इज द ल्यूमेन। तो ल्यूमेन के अंदर आपके पास हाइड्रोजन एटम्स या फिर प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। इन रेस्पिरेशन प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द ETS। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू आपका इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाता है तो जबकि प्रोटॉन्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेस द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब इसका मेन रीजन क्या है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट जो आपका बन रहा है ये क्या चक्कर है। So we need to consider again the processes that take place during the activation of electron and their transport to determine the steps, right? तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है, since splitting of water molecule take place on the inner side of the membrane. आप ये पढ़ चुके हो, वाटर की स्प्लिटिंग हो जाती है कहां पे, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में। तो द प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयंस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड्स। तो जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से आपके पास प्रोटॉन्स का जनरेशन हुआ, हाइड्रोजन आयंस का जनरेशन हुआ है, वो कहां पे एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, विद इन द ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। थैलेकॉइड के ल्यूमेन में वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में, एज इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू द फोटोसिस्टम, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम से मूव करना स्टार्ट करेगा, protons are transported through the membrane. This happens because the primary acceptor of electron, which is located towards the outer side of membrane, transfers its electron not to an electron carrier but to the hydrogen carrier. कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं, हाइड्रोजन कैरियर को। इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, द मॉलिक्यूल रिमूव्स द प्रोटॉन फ्रॉम द स्टोमा व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा कि इंटरचेंज हो जाएंगे, कि प्रोटॉन को रिमूव कर दिया और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन कर दिया। When this molecule passes on this electron to electron carrier on the inner side of membrane, the proton is released in the inner side of the lumen side of the membrane. ठीक है, तो प्रोटॉन को रिलीज कर दिया जाएगा इनर साइड में, ल्यूमेन की। फिर नेक्स्ट स्टेप में, द NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड। क्लियर कट आपको बता रखा है कि NADP रिडक्टेज एंजाइम कहां पे प्रेजेंट होगा, स्ट्रोमा साइड में। ठीक है, along with electrons that comes from the acceptor of the electron of photosystem 1. The protons are necessary for the reduction of NAD+ to NADPH H+. तो अब क्वेश्चन क्या राइजेस हो गया, कितनी देर से हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन इकट्ठा हो रहा है ल्यूमेन के अंदर, हाइड्रोजन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसका मेन काम क्या है, और ये जो हम बोल रहे थे NADP रिडक्टेज एंजाइम, ये सब क्या है, तो इंपॉर्टेंट है। लास्ट लाइन में आपको बता दिया गया है कि प्रोटॉन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ NAD+ का रिडक्शन होगा तो आपको NADPH+ H+ का फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा। These protons are also removed from the stroma, और उसके बाद स्ट्रोमा से भी प्रोटॉन्स रिमूव कर दिए जाएंगे। Hence, within the chloroplast, protons in the stroma decreases in number. तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, प्रोटॉन का जो नंबर होगा कहां पे, स्ट्रोमा में, वो कम करेगा, वो कम होगा। While in lumen there is a accumulation of proton. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन कहां होता है, प्रोटॉन इकट्ठे कहां हो रहे हैं। ठीक है, तो वो कहां हो रहे हैं, ल्यूमेन में, जबकि स्ट्रोमा में आपके जो प्रोटॉन का नंबर है वो कंपैरेटिवली कम है। दिस क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, और यहीं पे देखो प्रोटॉन का ग्रेडियंट हो गया, मतलब डिफरेंस आ गया। ओके, सो across the thylakoid membrane as well as the measurable decrease in the pH in the lumen। और इसी वजह से आपको पता है pH क्या होता है, pH आपका जनरली हाइड्रोजन आयंस का नंबर ही तो होता है, हाइड्रोजन आयंस का काउंट ही तो होता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे आपके पास आप बोल सकते हो प्रोटॉन का ग्रेडियंट आ गया। Why are we so interested in the proton gradient? और अब क्वेश्चन आ जाता है कि हम इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट में। ओके गाइस, सो क्वेश्चन अराइज करता है कि ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, हम इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट के अंदर। सो द ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट दैट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ ATP। क्योंकि इसी ग्रेडियंट के टूटने की वजह से आपके पास ATP का सिंथेसिस होगा। The gradient is broken down due to the movement of protons across the membrane of the stroma through the transmembrane proteins, right? और आप बोल सकते हो transmembrane channels of CF0 of the ATP synthase। CF0 क्या है, CF0 एक तरीके का पार्टिकल होता है। The ATP synthase enzyme consists of two parts,
एटीपी सिंथेज एंजाइम जो है उसके पास दो पार्ट्स हैं, एक पार्टिकल है दैट इज वन कॉल्ड दी CF0 पार्टिकल दैट इज एम्बेडेड इन दी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। CF0 पार्टिकल कहां एम्बेडेड है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, and forms a transmembrane channel that carries out the facilitated diffusion of the proton across the membrane। ठीक है, और अदर जो दूसरा पार्टिकल है, जो दूसरा पार्ट है एटीपी सिंथेज का, दैट इज CF1 पार्टिकल and protrudes on the other side of the thylakoid membrane on the side that faces the stoma। ठीक है, the breakdown of gradient provides enough energy to cause a conformational change in CF1 particle of the ATP synthase। क्या होगा कि ये जो ब्रेकडाउन होगा ग्रेडियंट का, इसके पास जब ये ब्रेकडाउन होगा तो इतनी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी होगी कि ये CF1 पार्टिकल के जो आप बोल सकते हो उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देगी। ठीक है, विच मेक्स द एंजाइम सिंथेसिस सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी पैक्ड एटीपी, और उसकी वजह से एटीपी का जनरेशन हो जाएगा। Chemiosmosis requires a membrane, a proton pump, a proton gradient and the ATP synthase। तो आपको यहाँ पे समरी दे दी कि भाई केमियोस्मोसिस जब होगा तो आपको इन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन्स across a membrane to create a gradient or a high concentration of protons within the thylakoid of the lumen। ATP synthase has a channel that allows diffusion of the proton but across the membrane, और इससे क्या होगा? एनर्जी रिलीज हो जाएगी। दिस रिलीजेस इनफ एनर्जी टू एक्टिवेट ATP synthase enzyme that catalyzes the formation of ATP। तो यहाँ पे आपको जनरली यहाँ पे आप बोल सकते हो एक समरी टेबल में, समरी पैराग्राफ में चीजें क्लियर कर दी हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस वेयर आर दी ATP एंड NADPH यूज। अब आपका क्वेश्चन अराइज कर जाता है कि भाई ATP बन गई, कैसे बनी वो हमने देख लिया, अब ये ATP और NADPH को यूज कैसे किया जाएगा। सो O2 diffuses out of the chloroplast while ATP and NADPH are used to drive the process leading to the synthesis of food, more accurately sugars। This is biosynthetic phase of the photosynthesis। तो आपने अब ये सीख लिया है कि जब आपके पास लाइट रिएक्शन होगी तो आपके पास बाय प्रोडक्ट में ATP बनेगा, NADPH बनेगा, O2 बनेगा, राइट। O2 जो होगा वो डिफ्यूज कर जाएगा क्लोरोप्लास्ट से, जबकि ATP और NADPH जो होंगे उसे आप फर्दर यूज करोगे। किससे? मतलब कि प्लांट्स यूज करेंगे, किस लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड को बनाने के लिए, मोर एक्यूरेटली आप बोल सकते हो कि शुगर्स के जनरेशन के लिए। ठीक है, और इसी फेज को नाम दिया जाता है बायोसिंथेटिक फेज, बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। अब इसके बारे में फर्दर ये फेज क्या होता है, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।